बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आगाही के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाहीन सिद्दीकी। आज हम बड़ा अहम मौजू है रमज़ान के हवाले से, क्योंकि रमज़ान का महीना है और बहुत सारे लोगों के जहनों में सवालात होते हैं कि आया कि ज़्याबितीज़ के जो मरीज़ हैं वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं। फिर बहुत सारे लोगों के जहनों में ये भी सवाल होता है कि जब हम रोज़ा रखेंगे तो किस तरह अपनी मेडिसिन को मैनेज करेंगे। अव्वल तो ज़्याबितीज़ के मरीज़ों को चाहिए कि वो रमज़ान से कबल तकरीबन 2 से 3 दिन कबल अपने तमाम टेस्ट भी करवाएं और अपने डॉक्टर से रुजू करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए कि आया कि अगर उनके शुगर लेवल बढ़ा हुआ है या उनका शुगर लेवल कम हो रहा है या उनको कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही हैं या कोई उनको अलामात ज़ाहिर हो रही हैं पेचीदगियों की, तो वो बड़ा ज़रूरी है कि वो अपने मुकम्मल टेस्ट करवाएं। HbA1c बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर लेवल चेक करना ज़रूरी है कि आया कि कितना था पिछले 3 माह में उनकी शुगर लेवल जो है वो कितना था। फिर तीसरी बात यह है कि ग़िज़ा के सवाल के बारे में बहुत सारे सवाल होते हैं। फिर बहुत सारे मरीज़ एक्सरसाइज करते हैं ज़्याबितीज़ के मरीज़, तो ये भी एक जहन में सवाल होता है कि क्या ज़्याबितीज़ के मरीज़ एक्सरसाइज कर सकते हैं रोज़े में या नहीं कर सकते हैं। फिर एक सवाल ये भी होता है कि आया कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ क्या खा सकते हैं, या वो फ्रूट खा सकते हैं या वो खजूर खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। फिर पानी की क्वांटिटी ख़ास तौर पे ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि वो अपनी पानी की क्वांटिटी किस तरह मैनेज करें। सहरी में कितना पानी लें, अफ्तार में कितना पानी लें, फिर ज़ाहिर सी बात है उसके बाद तरावी शुरू हो जाती है, तरावी के बाद किस तरह अपना पानी को मैनेज करें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ज़्याबितीज़ के मरीज़ अगर डिहाइड्रेशन का शिकार होंगे तो उनको कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उनको अगर ज़्याबितीज़ के मरीज़ों को डायरिया हो गया है रमज़ान के दौरान कुछ इस तरह की चीज़ें खाने से, तो उस वक्त वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है वो ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए जो सवालात उनके जहनों में, ख़ास तौर पे उनके अटेंडेंट, अगर किसी की माँ को या किसी के बाप को ज़्याबितीज़ है और कई साल से है, तो बच्चों के जहनों में भी बहुत सारे सवालात हो सकते हैं कि अपने माँ बाप का हम किस तरह ख्याल रखें और उनको क्या दें और क्या नहीं दें, और क्या उनकी अगर शुगर लेवल, उनकी तबीयत ख़राब हो रही है रोज़े के दौरान, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, 13 घंटे का रोज़ा है, तो दौरान में अगर उनकी तबीयत ख़राब हो रही है, कुछ अलामात आ रही हैं, तो जो टेस्ट करनी है शुगर लेवल, जो घर में ही ग्लूकोमीटर से टेस्ट की जाती है, क्या वो टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, क्या वो टेस्ट करने से रोज़ा टूट सकता है या नहीं टूट सकता। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, और किस कंडीशन में रोज़ा तोड़ देना चाहिए। तो ये बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो लोगों के जहनों में मौजूद है, क्योंकि ज़्याबितीज़ का मर्ज़ हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अब यंगस्टर्स में भी जो है वो ज़्याबितीज़ का मर्ज़ देखा जा रहा है। आज से अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो ज़्याबितीज़ के मरीज़ 50 साल से ज़ायद उम्र में ज़्याबितीज़ देखी जाती थी, लेकिन अब हम बिल्कुल यंग्स नौजवानों में भी टाइप 1 डायबिटीज़ देख रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ तो पैदाइशी होती है, लेकिन हम टाइप 2 डायबिटीज़ हम यंगस्टर्स में, बल्कि 12 साल के 10 साल के बच्चों में भी देख रहे हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी का लाइफ गुजारना है तो किस तरह गुजारना है, और रोज़ा ख़ास तौर पे यंगस्टर्स जो हैं वो बहुत शौक़ से रोज़ा रखते हैं, तो कितना ज़रूरी है ज़्याबितीज़ के मरीज़ों के लिए दरमियान में भी अपने टेस्ट करवाना, अपने डॉक्टर का विज़िट करना, और किस तरह मैनेज करना चाहिए। आज हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं, उनसे हम ये सारे सवालात के जवाब लेंगे कि आया कि हम किस तरह मैनेज करें ज़्याबितीज़ के मरीज़ को। मैं अपने मेहमानों का तारुफ़ करवाती हूँ। पहले हमारे साथ माहिर इमराज़ ज़्याबितीज़ मौजूद है, डॉक्टर नदीम नई, जो मेमन हॉस्पिटल में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और बड़ा अहम मौजू है ज़्याबितीज़ के वाले से। दूसरे हमारे जो आज हमारे माहिर हैं वो प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल मनान जुनेजो साहब हैं, शुबा नेफ्रोलॉजिस्ट जिना अस्पताल के सरबराह हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। बहुत अहम चीज़ें ज़्याबितीज़ के मरीज़, और क्योंकि रोज़ा आप 13 घंटे पानी नहीं पीते, तो ज़्याबितीज़ के मरीज़ों में ज़ाहिर सी बातें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन गुर्दे की भी हो जाती हैं, तो वो जहनों में सवालात बहुत ज़्यादा हैं। हम आपसे शुरू करते हैं डॉक्टर नदीम। पहले ये मुझे बताएं कि ज़्याबितीज़ के कौन से मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं और कौन से मरीज़ रोज़ा नहीं रख सकते।
देखिए सबसे पहले तो हम ये डिस्कस आप कर रहे थे कि शायद ज़ियाबितस के मरीज़ को अपने डॉक्टर के पास 2-3 दिन पहले विज़िट करना चाहिए। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप कम से कम भी 1 से डेढ़ महीना पहले अपने डॉक्टर के पास जाएँ। उसका रीज़न ये होता है कि वो डॉक्टर आपके पास आपकी पूरी हिस्ट्री होती है, वो आपकी सही। हिस्ट्री चेक करता है, फिर बिल्कुल जैसे आपने सही कहा कि आपके सारे टेस्ट करवाएगा, इन्वेस्टिगेशन करवाएगा, जिसमें गुर्दों का टेस्ट हो गया, HbA1c का टेस्ट हो गया, कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हो गया। फिर वो करवाने के बाद फिर वो देखेगा कि इस वक्त आपकी ज़ियाबितस कितनी कंट्रोल्ड है, पहली बात, कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं और अगर स्टार्ट हो चुकी हैं तो किस लेवल पे पहुंच चुकी हैं। सही। ये सारी चीज़ें हम क्यों करते हैं? ये इस वजह से करते हैं कि इसके अंदर हमें गाइडेंस मिलती है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन और डायबिटीज़ एंड रमज़ान स्टडी ग्रुप, जो पूरी दुनिया में शुगर के मरीज़ों में रोज़ा रखने की गाइडलाइंस बनाता है। उन्होंने अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं और हम उन गाइडलाइंस की बेस के ऊपर रिस्क स्ट्रेटिफाई करते हैं। यानी एक मरीज़ है जिसके गुर्दे ख़राब हो रहे हैं तो उसका अलग स्कोर आएगा, एक मरीज़ है जिसकी शुगर अनकंट्रोल है उसका अलग स्कोर आएगा, एक की कंट्रोल है उसका अलग स्कोर आएगा, एक को टाइप 2 डायबिटीज़ है उसका अलग स्कोर आएगा। तो इस तरीके से हम रिस्क स्ट्रेटिफाई करके स्कोरिंग बनाते हैं, फिर उस स्कोरिंग की बेस पे फैसला करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारे मरीज़ का रिस्क स्कोर 3 से कम आ जाता है तो हम सही। उसको कहते हैं कि भाई आप बड़ा सेफली रोज़ा रख सकते हैं। अगर 3 से 5 के दरमियान आ जाता है तो हम कहते हैं कि रोज़ा रखा जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको काशिश रहने की ज़रूरत है। सही। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाता है 6 या 6 से ज़्यादा तो स्ट्रेट अवे हम मना कर देते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन गाइडलाइंस को बनाने में सिर्फ डॉक्टर साहिबान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के उलमा कराम भी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने इन गाइडलाइंस के डिस्कशन के बाद इनको बनाया था। तो यानी आप बड़ा ईजीली अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि उसने रिस्क स्ट्रेटिफाई किया या नहीं किया, उसके बाद अपना स्कोर पूछ सकते हैं और उसके बाद आप खुद भी फैसला कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर 3 या 3 से कम है तो आप कहते हैं ठीक है बिल्कुल रखा जा सकता है। 5 तक रखना थोड़ा सा रिस्की होता है और अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें उलमा कराम की राय भी यही है और डॉक्टर साहिबान की राय भी यही है कि अगर किसी का रिस्क स्कोर 5 से ज़्यादा है तो वो रोज़ा नहीं रख सकता। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं चाहूँगी कि आप हमारे नाज़रीन को डिफ़ाइन करें कि 3 स्कोर, 2 से 3 स्कोर क्या है? वो कौन से मरीज़ हैं 2 से 3 स्कोर के? 5 स्कोर के मरीज़ कौन से हैं? और फिर उसके बाद जो हाई रिस्क पे हैं वो कौन से हैं? तो एग्जैक्टली हम थोड़ा-सा डिफ़ाइन करेंगे इसको। बिल्कुल, इसमें देखें इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। शुगर कौन से टाइप की है, शुगर कब से है, शुगर कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है, इंसुलिन लगाई जा रही है या गोलियां खाई जा रही हैं, गुर्दों की क्या कंडीशन है, दिल की क्या कंडीशन है, दिल का मर्ज तो नहीं है। तो एक पूरा चार्ट बना हुआ है, इस चार्ट की बेस के सही। ऊपर हम लोग डिफाइन करते हैं और स्कोरिंग करते हैं। हम टिक करते जाते हैं अपने मरीज़ में और स्कोर हो जाता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, यानी कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो स्ट्रेट अवे आपको 4.5 या उससे ज़्यादा स्कोर दे देते हैं। यानी अगर आपका सिर्फ एक रिस्क फैक्टर आपको 5 का स्कोर दे रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो एक सिंगल रिस्क फैक्टर भी मौजूद है तो आप रोज़ा नहीं रख सकते। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? उसमें सबसे पहले तो गुर्दों का मर्ज आ जाता है। अगर अनकंट्रोल्ड है, सही। हमारे पास गुर्दों के माहिर अमराज मौजूद हैं, वो डेफिनेटली इस पर और ज़्यादा रोशनी डालेंगे। लेकिन अगर कोई शुगर का मरीज़ और उसके गुर्दे खराबी की तरफ जा रहे हैं और उसका GFR एक स्पेसिफिक रेंज से कम है, यानी उसका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ है, तो वो रोज़ा नहीं रख सकता क्योंकि रिस्क बहुत हाई हो जाता है। सही। दूसरा, दिल का मरीज़ जो अनकंट्रोल्ड है, हम इसे कहते हैं अनस्टेबल माइक्रोवेस्कुलर मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़, यानी कि किसी को दिल का दौरा है, उसका इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, वो पेशाब आवर अद्वियात लेता है। मैं जनरल एक टर्म अपने सामीन के लिए बोलना चाह रहा हूँ, तो वो भी रोज़ा नहीं रख सकता। तीसरा, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको शुगर हो गई है लेकिन वो शुगर कंट्रोल नहीं है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको शुगर हो गई है और वो सिर्फ गोली से कंट्रोल है, डाइट से कंट्रोल है, वो रोज़ा रख सकती हैं। लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनको शुगर है और उसके बाद वो इंसुलिन लगाती हैं और इंसुलिन से बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, तो उनका रिस्क स्कोर भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। चौथा, ऐसे मरीज़ जिनको अपनी शुगर के गिरने का पता नहीं चलता, हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। सही। बहुत लंबे अरसे तक अगर आप शुगर के मरीज़ रहे हैं और आपकी शुगर गिरती बढ़ती रही है तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि जिस्म का वो जो मैकेनिज़्म है ना वो वीक हो जाता है। तो आपकी शुगर यूजुअली होना ये चाहिए कि जैसे ही आपकी शुगर 70 से नीचे आए तो आपको सिंपैथेटिक सिम्टम्स यानी धड़कन होना, घबराहट होना, पसीना आना, हाथ कांपना शुरू हो जाए, ताकि आपकी बॉडी आपको वार्निंग दे रही है कि शुगर गिर रही है। लेकिन जिनको लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ होती है उनमें काफ़ी दफ़ा ये मैकेनिज़्म नहीं आते, शुगर सही। 40 हो जाती है, 50 हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। और ये कॉमन चीज़ है। अगर आपके जिस्म में ऐसा कोई सिस्टम है कि आपकी शुगर 40-50 हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, तो हम इसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं। ऐसे मरीज़ों का रिस्क भी बहुत हाई हो जाता है। तो जनरली ये 4 ऐसे मरीज़ हैं जो बिल्कुल रोज़ा नहीं रख सकते। इसके बाद फिर डेफिनेटली आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा, वो आपका रिस्क बनाएगा, रिस्क बना के फिर वो देखेगा कि भाई अगर 5 से ज़्यादा है तो रोज़ा नहीं रखा जा सकता है, अगर 5 से 3 के दरमियान है तो फिर उसका डिसीजन होगा और आपका डिसीजन होगा और दोनों मिल बैठ के डिसाइड करेंगे। यही रीज़न होता है कि हम अपने मरीज़ों को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप रमज़ान से 1-2 दिन पहले मत आएँ, क्योंकि उस वक्त चीज़ें नहीं पता चल पाएंगी सही। और हम मेडिसिन सेट भी नहीं कर पाएंगे। बेहतर आइडिया ये होता है कि अगर आपको रोज़ा रखना है तो रमज़ान से 1 से डेढ़ महीना पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
सही, मतलब टेस्ट की बुनियाद पर, मतलब उसके सारे टेस्ट आ जाएं Exactly. और उसके बाद जो है वो डिसाइड किया जाता है, डॉक्टर टेस्ट डिसाइड की करता है बुनियाद स्कोर पर, की बुनियाद पे कि बिल्कुल आया कि वो रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता। बिल्कुल। जैसे कि बताया डॉक्टर नदीम नईम ने हमें कि स्कोर के लिहाज से डिफ़ाइन करते हैं मरीज़ों को। हमें आज जो स्पॉन्सर किया है वो फार्मिवो ने किया है और डिस्कवरिंग डायबिटीज़ काफ़ी अरसे से फार्मिवो डिस्कवरिंग डायबिटीज़ पे काम कर रहा है और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत बहुत सारे ऐसे मरीज़ जिनको पता ही नहीं था कि ज़ैबिटीज़ उनको हो चुकी है और वो जो है उनको पता लग सका कि हमें ज़ैबिटीज़ हो चुकी है, क्योंकि एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इन्होंने बहुत सारे पेशेंट सर्च किए पाकिस्तान में, ना सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में इन्होंने पेशेंट सर्च किए कि आया कि कौन से मरीज़ हाई रिस्क हैं जिनको डायबिटीज़ हो चुकी है और उनको पता ही नहीं है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है कि लोगों को पता ही नहीं चलता। बहुत सारे मरीज़ उस वक्त सामने आते हैं जब वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस का, पेचीदगियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे ज़ख़म सही नहीं हो रहा, बहुत अरसे से इलाज हो रहा है, ज़ख़म सही नहीं हो रहा और उनको पता ही नहीं है कि हमें ज़ैबिटीज़ हो चुकी है। तो बहुत सारे मरीज़ मोटापे का शिकार हैं, सेंट्रल ओबेसिटी है, उनको पता ही नहीं कि मुझे ज़ैबिटीज़ हो चुकी है। कुछ मरीज़ ऐसे कि उनका वज़न गिर गया, फिर उनको लगा कि शायद पेशाब बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो बहुत सारे ऐसे मरीज़ डिस्कवरिंग डायबिटीज़ के ज़रिए जो है वो सर्च हुए और उनका एक डायबॉट के नाम से एक डिस्कवरिंग डायबिटीज़ का ही एक हिस्सा है जिसमें आप ऑनलाइन जो है वो सवालात कर सकते हैं और उसमें स्कोर भी बताया जा रहा होता था कि कौन से मरीज़ जो है वो रिस्क पर है। हम अपने एक दफ़ा फिर प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। हमारे साथ माहिर इमराज़ी गुर्दा नेफ्रोलॉजिस्ट भी मौजूद हैं, उनसे हम पूछते हैं, क्योंकि ज़ैबिटीज़ के मरीज़ों में गुर्दे का मर्ज़ बहुत जल्दी होता है और रोज़ा रखने से पहले जो है, ज़ाहिर सी बात है, जैसे हमें डॉक्टर नदीम ने बताया कि 1 माह कबल, 1 से 1.5 माह कबल जो है तमाम टेस्ट करवाए जाएँ, तो इसी तरह गुर्दे की भी टेस्ट करवाए जाते हैं उन मरीज़ों के कि आया कि वो गुर्दे उनके इतने काम कर रहे हैं, उनका क्रेटिनाइन ज़्यादा बढ़ा हुआ तो नहीं है, तो वो किस तरह रोज़ा रख सकते हैं। हम डॉक्टर मनान की तरफ चलते हैं। सर मुझे बताएं कि कौन से ज़ैबिटीज़ के मरीज़ या गुर्दे के अमराज में मुब्तला मरीज़ रोज़े नहीं रख सकते और कौन से मरीज़ रख सकते हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप प्रोग्राम बुलाने का। और वैलिड क्वेश्चन है। रमज़ान शरीफ का महीना जब शुरू होने वाला होता है तो पेशेंट्स क्लिनिक पे ओपीडीज़ में आते हैं, यूजुअली पूछते हैं रोज़े के बारे में। अब इसमें हम डिवाइड करते हैं पेशेंट, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि उनके पैरामीटर्स के हिसाब से, लेकिन मैं बात करूँगा ये क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD के पेशेंट्स, क्योंकि अक्यूट किडनी फेलियर वाले पेशेंट तो रोज़ा नेवर रखना ही नहीं है उनको। सही। अब बात करनी है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ CKD के पेशेंट, वो पेशेंट जो CKD की डेफिनेशन ही यही है जिनका GFR लेस देन 60 हो और मोर देन 3 मंथ रीनल फंक्शन डिस्टर्ब हो, तो हम उनको CKD लेबल करते हैं। अब ये पेशेंट्स हम डिवाइड करते हैं स्टेज CKD स्टेज 1 टू स्टेज 5 अकॉर्डिंग टू GFR। अब स्टेज जो स्टेबल पेशेंट होते हैं, स्टेबल का मकसद यही है कि क्लिनिकली उनका सांस न फूले, यूरिन आउटपुट ठीक हो और खाना एपेटाइट ठीक हो, शुगर कंट्रोल हो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो, तो CKD 3 तक हम कहते हैं कि पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं। या GFR अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मोर देन 30 ml पर मिनट है। GFR निकालना इट्स वेरी इजीली टू कैलकुलेट इवन इन द क्लिनिक। उनके सीरम क्रेटिनाइन, वेट, सरफेस एरिया, एज से आप GFR निकाल सकते हैं। सही। GFR निकाल के हम पेशेंट को बताते हैं कि आप रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अगेन रिस्क फैक्टर देखना ज़रूरी है, कार्डिक, क्योंकि आपको पता है डायबिटीज़ इज़ द मदर ऑफ सो मेनी डिजीज़। अंडरलाइंग कार्डिक इशू चलते रहते हैं और इश्यूज़ हैं, या शुगर अप एंड डाउन होती रहती है, तो उनमें रोज़ा रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो स्टेबल पेशेंट GFR मोर देन 30 ml पर मिनट पेशेंट रोज़ा रख सकते हैं। सही। अच्छा सर, आप जैसे बता रहे हैं कि CKD के हवाले से अगर आप इसको तकसीम करेंगे, गुर्दे के मर्ज़ में 14 तारीख को हमारा आलमी दिन भी था गुर्दों का, तो अगर आप तकसीम करेंगे तो कितने फ़ीसद मरीज़ ज़ैबिटीज़ के गुर्दों का शिकार होते हैं, फिर
हाइपरटेंसिव है, जी। बुलंद फिशार खून हमारा एक बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत सारे मरीज हमारे ठीक है। उसका शिकार है, और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं, जैसे डायबिटीज़ का पता नहीं चलता कई सालों से, वैसे ही जिनको ब्लड प्रेशर हाई होता है तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। तो फिर वो ये कि गुर्दों की कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन करें कि जो ख़ास तौर पे बुलंद फिशार खून का शिकार हैं और उनको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो गई हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हमें डिफाइन करें कि कितने फ़ीसद डायबिटीज़ के मरीज़, कितने फ़ीसद CKD का शिकार होते हैं। इस वक्त जो है ना पूरी दुनिया में लीडिंग काज क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का जो है डायबिटीज़ है पूरी दुनिया में, एज वेल एज इन पाकिस्तान। और जो हमने स्टडीज़ की हैं यहाँ पे, तो उसमें 100% में से देखा जाए कि 25 to even 30% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम द क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ड्यू टू डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ड्यू टू डायबिटीज़। सही। ठीक है। उसके बाद सेकंड अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर, पुराना ब्लड प्रेशर चलता रहता है, वो भी 20 to 25% पेशेंट सफरिंग फ्रॉम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ ड्यू टू हाइपरटेंशन। सही। तो ये बड़ा नंबर है, अगर हम मिलाएं इसको 30% और 25%, तो 55-60% को हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि वे पेशेंट CKD डेवलप न करें। सही। देन स्टोन डिजीज़ थर्ड नंबर पे, क्योंकि आपको पता है वी आर लिविंग इन द हार्ट बेल्ट, स्पेशली इन द एंटीरियर से चली जाए, एंटीरियर पंजाब, वहाँ बहुत गर्मी है, पेशेंट पानी इतना पी नहीं सकते हैं, तो उनके भी किडनी फेलियर, स्टोन बनने के चांसेस हैं थर्ड नंबर। फोर्थ पे जो गुर्दे की ऐसी बीमारियां जिसमें यूरिन में प्रोटीन आती हैं, प्रोटीनूरिया, जहाँ ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस उसको कहते हैं। पेशेंट हमारे पास आएगा कि सुबह को जैसे नींद से उठा, आँखों के नीचे सोजन, चेहरे पे वरम, पाँव पे वरम, और यूरिन पेशाब करता हूँ तो पेशाब में झाग आती है। ठीक है। तो इससे, और ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। सही। तो वी आर सस्पेक्टिंग कि ये पेशेंट ऐसा है जो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। इनको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस मीन्स किडनी में जो ट्यूब्यूल्स हैं उनमें पोर्स बढ़ जाते हैं, तो प्रोटीन लीक होके यूरिन में आ जाती है। परसिस्टेंट प्रोटीन, जो यूरिन में प्रोटीन जब लीक आती है ना, पेशेंट ये बताता है कि पेशाब में झाग आती है, फ्रॉदी यूरिन। और हम हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट, क्या आपको पेशाब में झाग आती है, वो कहेगा झाग का क्या मकसद है, तो झाग उनको फिर हम बताते हैं कि इट मीन्स यू आर लूजिंग प्रोटीन। परसिस्टेंट प्रोटीनूरिया होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सीरम क्रिएटिनाइन बढ़ेगा, किडनी का फंक्शन डिस्टर्ब होगा। तो परसेंटेज अगेन मैं रिवाइज करूं, डायबिटीज़ जैसे बताया कि 25 to 30%, हाइपरटेंशन 20 to 25%, उसके बाद स्टोन डिजीज़ है 10% है, क्रॉनिक GN वो भी 10% है। देन मिसयूज़ ऑफ ड्रग्स, हकीमी दवाएं या पेन किलर्स, लोग सर में दर्द हुआ, कमर में दर्द हुआ, ब्रूफिन की टेबलेट, उससे बेनिफिट मिल गया तो रोज़ाना खाते रहेंगे कंटिन्यूस, तो उनका क्यूमुलेटिव डोज हो जाता है बॉडी में। जब अगर कोई समझो कि 2-3 ग्राम रोज़ाना खाए तो 1 साल में तो किलोग्राम के हिसाब से हो जाएगा। तो उनके फिर किडनीज अफेक्टेड हो जाती हैं। ठीक है, गलत दवाई खाने से या और हर्बल मेडिकेशन खाने से। और दूसरे आसपास किडनी में सिस्ट बन जाती हैं, छाले भी बन जाते हैं, जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी कहते हैं। वो नंबर कम है, 5% वो पेशेंट जो है सफ़र करते हैं। हेरिडेटरी डिजीज़ होती हैं जो फैमिली में रन करती हैं, हेरिडेटरी नेफ्राइटिस करती हैं, या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से मेल में एल्डरली पॉपुलेशन प्रोस्टेट की इनलार्ज प्रोस्टेट की वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, या बच्चों में रिफ्लक्स नेफ्रोपैथी, तो वो लीडिंग टू CKD। तो ये परसेंटेज है। तो कॉमन इस काज डायबिटीज़ है, डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया रिगार्डिंग दैट। सही, मतलब हम कह सकते हैं कि डायबिटीज़ के मरीज ज़्यादा हैं जो गुर्दों की पेचीदगियों का शिकार होते हैं, डायबिटीज़ है, सेकंड हाइपरटेंशन है, सेकंड जो है वो बुलंद फिशार खून है। और अगर कोई मरीज जिनको डायबिटीज़ भी है और बुलंद फिशार खून भी है तो वो फिर हाई रिस्क पेशेंट है। और अगर उनको कार्डिक डिजीज़ भी है तो वो इससे ज़्यादा हाई रिस्क पेशेंट है, क्योंकि अमूमन डायबिटीज़ के मरीजों को दिल का मर्ज भी 10 साल या 15 साल उनको डायबिटीज़ को होता है, या अनकंट्रोल उनकी 2-3 साल रही तो वो इसका गुर्दों का भी शिकार हो जाते हैं और दिल के इमराज का भी शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, एक वक्फा लेते हैं, वक्फे बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं।
एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। अब हम कुछ सवालात और हैं हमारे जहन में, जो बहुत सारे जो है वो अटेंडेंट पूछते हैं कि आया कि ज़ायबिटीज़ के मरीज़ जब रोज़ा रखते हैं, जैसे डिक्लेयर किया कि 3 जिनका स्कोर है तो वो रोज़ा रख सकते हैं आसानी से, उनको भी रोज़े के दौरान कुछ मसाइल हो सकते हैं। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनका 5 स्कोर है लेकिन वो रोज़ा रख लेते हैं, उसके बावजूद कि डॉक्टर्स उनको मना करते हैं। जिनका स्कोर 5 से ज़्यादा है वो भी रोज़ा रख लेते हैं, लेकिन उनको होता यही है कि कुछ उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत सारे मरीज़ हैं, हमने देखा है, जिनका स्कोर 6 भी होता है, 7 भी होता है, फिर भी वो रोज़ा रख लेते हैं डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद, लेकिन वो बहुत हाई रिस्क होता है उनका रोज़ा रखना। अच्छा डॉक्टर नदीम, मुझे बताएं कि बहुत सारे मरीज़ होते हैं, आपको पता है कि वो रोज़ा रख लेते हैं, जैसे आपने बताया कि 6 स्कोर होता है, 5 स्कोर होता है या 7 स्कोर उनको होता है, फिर भी वो रोज़ा रख लेते हैं। तो कितना रिस्की होता है उनके लिए जब वो रोज़ा रख लेते हैं, जिनको डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि आपने रोज़ा रखना ही नहीं है? देखिए, शुगर के मरीजों में ना अगर हम मना कर रहे होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, ठीक है। हाँ। कोई गुर्दे का मरीज़ है, अगर वो रोज़ा रख लेगा तो डेफिनेटली हाइपोवोलीमिया यानी जिस्म में पानी की कमी होने से गुर्दे का मर्ज बढ़ने का खदशा होता है। सही। कोई दिल का मरीज़ होगा, हार्ट फेलियर का मरीज़ होगा, वो अगर रोज़ा रख लेगा तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं, पानी की कमी भी हो सकती है या फिर अफ्तार में एक वक्त में बहुत सारा पानी पीने की वजह से वो दिल पे एक्स्ट्रा प्रेशर भी पड़ सकता है। सही। कोई ऐसा मरीज़ होगा जिसको हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस होगी, उसे शुगर गिरने का पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मली तो हमारी बॉडी क्योंकि रिस्पॉन्स देती है, जैसे ही शुगर गिरना शुरू हो जाती है तो हमें पता चल जाता है, हम शुगर चेक कर लेते हैं। लेकिन अगर किसी की बॉडी रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है और वो 13 घंटे भूखा रह रहा है तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि शुगर इतनी ज़्यादा गिर जाए कि वो फिर ब्रेन का परमानेंट डैमेज हो सके। इसी तरह से अगर प्रेग्नेंट लेडी कोई है और वो रोज़ा रख रही है और उसकी शुगर गिर गई तो वो ना सिर्फ उसे नुकसान देगी बल्कि वो बेबी को भी नुकसान देगी। या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो अगेन वो ना सिर्फ प्रेग्नेंट लेडी को बल्कि बेबी को भी नुकसान देगी। इसके अलावा कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि हम यूजुअली ये कहते हैं अपने मरीज़ों के, अगर आपको फील हो रहा है कि शुगर आपकी गिर रही है तो आप शुगर चेक करें। अगर आपकी शुगर 80 से कम है, 80 के ऊपर यूजुअली सिम्टम्स नहीं आते, तो आप बैठ जाएं सुकून से। अगर 1 या 2 घंटे रोज़ा खोलने में हैं तो आप बैठ जाएं और हर आधे घंटे बाद शुगर चेक करते रहें। अगर वो शुगर 70 से नीचे चली जाती है तो आपको फ़ौरन रोज़ा तोड़ देना है। अगेन इसके अंदर मैं कहूँगा कि इसके अंदर पूरा कंसेंसस उलमाए कराम का मौजूद है कि उस रोज़े के बाद आपको एक ही रोज़ा रखना पड़ेगा। रोज़ा तोड़ने के बाद जो हम 60 रोज़े वाला होता है ना, वो नहीं करेंगे, ठीक है, कंसेंसस मौजूद है। लेकिन अगेन अगर हाइपो अनअवेयरनेस वाला कोई मरीज़ इस तरह से रोज़ा रखेगा तो ना तो उसे 80 शुगर का पता चलेगा, ना उसे 70 शुगर का पता चलेगा, तो वो कॉम्प्लिकेशंस में जा सकता है। इवन वो पेशेंट भी जिनको हम लोग रोज़ा अलो कर देते हैं, लो रिस्क पेशेंट होते हैं जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, उनके अंदर भी, क्योंकि अगर हम डायबिटीज़ के पेशेंट को डाइट दे रहे होते हैं तो हम उनको कहते हैं कि हर 3 घंटे बाद कुछ ना कुछ खाते रहना है आपने, ताकि शुगर अचानक से ऊपर भी ना जाए नीचे भी ना जाए। अब रोज़े के अंदर ये होता है कि सहरी के अंदर बहुत सारा खाना खा लिया जाता है, फिर सारा दिन कुछ नहीं खाया जाता है, फिर अफ्तारी में बहुत सारा खाना खा लिया जाता है, तो वो हाइपरग्लाइसीमिया यानी शुगर के बढ़ने के स्पाइक्स आते हैं, फिर बीच में शुगर के गिरने के स्पाइक्स आते हैं। तो इवन वो लोग भी जिनको अलो किया जाता है उनकी एक्सटेंसिव एजुकेशन की जाती है, उनको डाइट के बारे में बताया जाता है, उनकी मेडिसिन की सेटिंग की जाती है, एक्सरसाइज के बारे में बताया जाता है कि एक्सरसाइज किस वक्त करनी है, उसके बाद ही हम उनको रोज़ा रखना अलो करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं कि जैसे आपने कहा कि शुगर चेक कर सकते हैं, तो जैसे अगर कोई इंसुलिन लगाता है मरीज़ ख़ास तौर पे, तो वो इंसुलिन लगाने से पहले सहरी में चेक करेगा? किस तरह सेटिंग होगी इंसुलिन की अगर हम बात करें, और अगर हम ओरल मेडिसिन की बात करें तो किस तरह सेटिंग होगी मरीज़ की? वो किस वक्त अपनी मेडिसिन लेगा? जैसे वो सुबह नाश्ते से पहले ले रहा होता है या नाश्ते के बाद ले रहा होता है या दोपहर के खाने में ले रहा होता है या रात में ले रहा होता है, तो वो किस तरह फिर सेटिंग होगी इसकी? देखें, आइडियली तो ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, ठीक है, पेशेंट्स खुद से नहीं कर सकते हैं। हम एक जनरल गाइडलाइंस डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक गाइडलाइन तो जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है वही दे सकता है आपको, वो बेहतर आइडिया होता है। जनरली अगर आप शुगर चेक करने की बात करते हैं तो गाइडलाइन तो ये कहती है कि आप दिन में 6 दफ़ा चेक करें। गाइडलाइंस ये बात क्लियर कहती है, क्योंकि शुगर का गिरना और बढ़ना दोनों खतरनाक है। अब वो 6 दफ़ा बड़ा सिंपल हो सकता है, आप सहरी के वक्त चेक कर लें, नींद से उठें उस वक्त चेक कर लें, फिर ज़ोहर के वक्त कर लें, असर के वक्त कर लें, मगरिब के वक्त कर लें, इशा के वक्त कर लें और सोते हुए कर लें। तो 6 से 7 दफ़ा ये गाइडलाइन कहती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी गोली ले रहे हैं शुगर की जो दिन में 1 दफ़ा खाई जाती है, खाने के बाद खाई जाती है, तो आपका रिस्क कोई इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। तो हम नहीं कहते कि आप 6 दफ़ा ही चेक करें, आप 1 या 2 दफ़ा चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इंसुलिन के ऊपर हैं और वो इंसुलिन भी अगर बेजल बोलस है, दिन में 4 दफ़ा लगती है या 3 दफ़ा लगती है, तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि एटलीस्ट आप सुबह सहरी में ज़रूर करें, जब नींद से उठें ज़रूर करें, अफ्तार से पहले ज़रूर करें और रात को सोते हुए ज़रूर करें।
ये 4 तो स्पेसिफिक रिकमेंडेशन होती है शुगर की चेकिंग की। अक्सर सवाल लोगों को ये नहीं आइडिया होता कि क्या शुगर चेक करने से रोज़ा टूट जाता है, तो इसका जवाब है कि नहीं टूटता। बिल्कुल, इसमें भी कंसेंसस मौजूद है उलमा कराम का कि शुगर चेक करने से रोज़ा बिल्कुल फासिद नहीं होता है, नहीं टूटता नहीं रोज़ा। टूटता, बिल्कुल। हाँ, ये सवाल बड़ा कॉमनली जब हमने ओपीडीज में किया सर्वे, तो उसमें ये बड़ा कॉमनली था कि हम रोज़े के दौरान कैसे शुगर चेक करेंगे, हमारा तो रोज़ा टूट जाएगा। बिल्कुल, यही एजुकेशन होती है जो हम अपने पेशेंट्स को जो 1 महीना पहले बुलाते हैं, तो हम यही एजुकेशन ना सिर्फ उनको बताते हैं, सिखाते हैं, उनकी मेडिसिन की सेटिंग करते हैं, बल्कि हम रिटेन मटेरियल भी देते हैं। वो रिटेन मटेरियल इसी IDF और डायर गाइडलाइन के ऊपर बेस्ड होता है कि अगर वो भूल जाएँ, घर जाके बार बार उसको पढ़ते रहते हैं, तो हमारे पेशेंट यूजुअली रमज़ान में जो 1 या 2 दफ़ा रमज़ान गुजार चुके होते हैं, तो वो इतने ट्रेंड होते हैं कि वो हमसे भी बेहतर जान रहे होते हैं कि उन्हें रोज़े के अंदर किस वक्त क्या करना है। जैसे एक्सरसाइज की बात हो रही है, अब एक्सरसाइज हम नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं कि वो खाली पेट करें, लेकिन रमज़ान में हम स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि रोज़े के दौरान एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अगर आप तरावी अदा कर रहे हैं तो तरावी इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सरसाइज, तो आपको किसी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप तरावी किसी वजह से अदा नहीं कर रहे हैं, तो नॉर्मली आप जैसे अफ्तार के बाद या रात के खाने के बाद 1-1.5 घंटा छोड़ के, क्योंकि खाने के फ़ौरन बाद एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, तो 1 से 1.5 घंटा छोड़कर फिर आप अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन रोज़े के दौरान हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप एक्सरसाइज करें। कोई भी पेशेंट हो, कोई भी पेशेंट, चाहे वो मेडिसिन ले रहा है, चाहे वो रोज़े के अंदर स्ट्रिक्टली बैन है कि रोज़े में शुगर का मरीज़ रमज़ान में रोज़े के दौरान एक्सरसाइज नहीं करता। सही। नाज़रीन, 2 सवालात जो बड़े हमने ओपीडीज़ में पेशेंट से किए, 2 बड़े सवालात अहम थे जो डॉक्टर नदीम नईम ने जवाब दिया। इसमें कि रोज़े के दरमियान शुगर चेक करने से रोज़ा टूट सकता है या नहीं टूट सकता। तो बिल्कुल भी नहीं टूट सकता, क्योंकि उलमा कराम का फतवा इसमें मौजूद है कि जो ज़ायबिटीज़ के मरीज़ हैं वो शुगर टेस्ट करना उनका लाजमी है, और ख़ास तौर पे इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ उनका 6 दफ़ा, जैसे IDF की जो है गाइडलाइन है उसमें 6 दफ़ा चेक करना ज़रूरी है, और जिनकी शुगर मतलब ये कि कंट्रोल है तो वो 4 दफ़ा भी कर सकते हैं। तो सहरी के वक्त, और फिर जब वो सहरी के बाद करने के बाद सो जाते हैं, ज़ोहर की नमाज़ के लिए उठते हैं, तो उस वक्त उठने के बाद वो चेक करें लाजमी, फिर दरमियान में 1 दफ़ा चेक कर लें, और फिर रोज़ा खोलने से पहले चेक करें। तो ये बड़ी अहम चीज़ है लोगों के लिए कि ये शुगर टेस्ट करना से रोज़ा नहीं टूटता। और फिर दूसरी बात कि एक्सरसाइज, बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवाल होती है कि हम तो सुबह वॉक करते हैं, तो क्या हम रोज़े के दरमियान वॉक कर सकते हैं या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते। डॉक्टर नदीम नईम ने बताया है कि कोई भी ज़ायबिटीज़ का मरीज़, चाहे वो इंसुलिन लेता हो या वो ओरल लेता हो, वो एक्सरसाइज और वॉक नहीं कर सकता। हाँ, जब आप अफ्तार कर लें, एक तो ये है कि अगर आप एक्सरसाइज करनी है या आप वॉक करते हैं, तो रात को खाने के बाद, इशा के बाद, अगर वो तरावी पढ़ रहा है तो उसकी एक्सरसाइज ऑलरेडी हो गई, उसको ना वॉक की ज़रूरत है ना एक्सरसाइज की ज़रूरत है। तो ये बड़ी अहम 2 चीज़ें थी जो और बार बार लोगों के जहनों में सवाल थे, और ये जवाब देना ज़रूरी था। हम फिर एक दफ़ा फिर डॉक्टर मनान की तरफ आते हैं। सर, मुझे बताएं, ज़ायबिटीज़ का गुर्दे का आलमी दिन था 14 मार्च को, और दुनिया में जो है वो 85 करोड़ अफराद इसका शिकार हैं, गुर्दे के अमराज का, और हर साल काफ़ी हलाकतें भी होती हैं इसमें। मुझे एक बड़ा अहम सवाल, सेल्फ मेडिकेशन पेन किलर्स की तो बढ़ चुकी है, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन अब एंटीबायोटिक की भी बढ़ चुकी है। मतलब लोग इतनी फ्रिक्वेंटली एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं, मतलब थोड़ा सा खांसी नज़ला हुआ और लोग ने एंटीबायोटिक लाए और उन्होंने इस्तेमाल कर ली। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, मतलब कितना नुकसानदेह है। अगर एक बच्चे को भी सेल्फ मेडिकेशन आप करवा रहे हैं, घर में उसको बुखार हो गया, आपने उसको ब्रूफिन का सिरप दे दिया या आपने उसको पैनाडोल दे दी, कुछ भी दे दिया आपने, और मुस्तकिल आप उसको कहीं दर्द हो रहा है तो आप चेक करवाने नहीं जा रहे हैं, आप उसको सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। रिगार्डिंग हत्ता कि डायरिया में भी बहुत दफ़ा हमने देखा है कि फ़ौरन खुद ही एक उसको मोशन हुआ और फ़ौरन उसको एंटीबायोटिक स्टार्ट कर दी। तो ये बड़ा अलमिया है हमारे यहाँ कि हम एंटीबायोटिक का भी सेल्फ मेडिकेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। तो कितना नुकसानदेह है गुर्दे के लिए। बेसिकली ये मिसयूज़ हो रहा है ना मेडिकेशन का, ये अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों में, एजुकेशन। यहाँ पे इवन डॉक्टर्स, GPs या इवन दूसरे डॉक्टर मैं कह सकता हूँ, अर्ली जो है ना वो वेट नहीं करते हैं, कोई वायरल इन्फेक्शन है या क्या है तो उसके लिए वेट करें, सेल्फ लिमिटेड है उसमें। ओनली यू शुड गिव द एंटीपायरेटिक पैरास्टामोल दे दें या कोई सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे दें, तो विद पैसेज ऑफ टाइम वो ठीक हो जाता है। लेकिन यहाँ तो सब्र नहीं है, ना डॉक्टर को सब्र है ना पेशेंट को सब्र है। सही। वो कहते हैं मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, और सम पे लोगों को फियर होता है, खौफ होता है ऐसा नहीं हो कि कॉम्प्लिकेशन मज़ीद ना हो जाए। सही।
तो वो खुद ही एंटीबायोटिक लेना शुरू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी एंटीबायोटिक लिख के देता है कि ये ठीक है, नहीं लिखेगा तो वो कहेगा ये डॉक्टर ही नहीं है, ठीक है। सही है। तो जीपीस के पास जाएंगे तो वो तो इंजेक्शन अगर नहीं लगाएगा, ड्रिप नहीं लगाएगा, कहेगा तो ये डॉक्टर ही नहीं है, लगाएगा कि अच्छा डॉक्टर है ये। तो मिस यूज़ ऑफ ड्रग्स, मैं तो कहूँगा एवरी ड्रग कैन काज रिएक्शन कर सकती है, जिसको हम एनाफिलेटिक कहें, या हम किडनी के हवाले से मैं बात करूं कि एवरी ड्रग कैन काज ट्यूबुलो इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, हम उसको लेबल करते हैं TIAN। TIAN का मकसद उसमें क्या होता है कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन होता है और यूरिन में ईजोनोफिल्स आते हैं और प्रोटीन्स भी आती हैं और किडनी फंक्शन डिटोरिएट होता है। डिटोरिएट मीन्स यूरिया क्रिएटिनाइन भी बढ़ जाता है, लेकिन उन पेशेंट का यूरिन आउटपुट सही रहता है। तो TIN जब होता है ना तो पेशेंट को पता नहीं चलता, जब हमारे पास आते हैं उनके टेस्ट कराते हैं तो पता चल जाता। तो रिगार्डिंग एंटीबायोटिक, कुछ एंटीबायोटिक ऐसी हैं जो ऑलरेडी किसी पेशेंट हैं जिनकी क्रिएटिनाइन थोड़ी डिस्टर्ब रहती है तो उसमें तो देना ही नहीं चाहिए। जैसे अमाइनोग्लाइकोसाइड जिसको हम कहते हैं, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन, जो भी मतलब ये एमिकेसिन, वो कंट्राइंडिकेटेड है, लेकिन यू कैन अगर देना ज़रूरी है तो अकॉर्डिंग टू GFR एंड क्रिएटिनाइन क्लियरेंस डोज कैलकुलेट करके फिर आप दें। यहाँ सवाल आता है कि लाइफ सेव करने का, यहाँ समटाइम आपके पास यूरिन कल्चर की रिपोर्ट आती है, ब्लड कल्चर की रिपोर्ट आती है। आजकल तो कल्चर में हमने यूजुअली ये देखा है कि रेजिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा आ रहा है? मिस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, है ना, सेफेक्साइम, सारे सेफलोस्पोरिन, एमोक्सिसिलिन, सबसे रेजिस्टेंट आ रहा है, ठीक है। इवन क्विनोलोन का इतना मिस यूज़ हुआ है, उसका रेजिस्टेंट आ रहा है। कल्चर आपके पास आएगा, उसमें ये होगा कि भाई 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन, उसमें एंटीबायोटिक इंजेक्टेबल, ठीक है, वो दे दें, या एमिपेनम ग्रुप है वो, या जेंटामाइसिन या एमिकेसिन। फिर अगेन वो रीनल फेल्यूर में हम नहीं दे सकते हैं या डोज एडजस्ट करना होता है। तो हर दवाई से मैं तो कहूँगा किडनी मुतासर हो सकती है, लेकिन कुछ दवाएं ऐसी हैं जो वेल नोन है, जो यूज़ नहीं करनी चाहिए, स्पेशली पेन किलर, एंटीबायोटिक ऐसी। अहम सवाल, जैसे डायलिसिस पे पेशेंट जाते हैं और ख़ास तौर पे हकीम साहिबान उनको कहते हैं कि आप डायलिसिस पे ना जाएं, और वो अपनी दवाइयाँ शुरू कर देते हैं कि आपके गुर्दे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ख़ासतौर पे हकीम इसको बड़ा हाईलाइट करते हैं कि आप डायलिसिस पे ना जाएं। हकीम को अपना जो है ना काम चलाना है ना तो आप सोचें मेडिकली, साइंटिफिकली। अच्छा, शुगर के बारे में भी ऐसा ही है कि वो कहते हैं शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। साइंटिफिकली देखें ना, मेडिकली देखें, इतनी रिसर्च हो रही है। अगर ऐसा होता, हकीम CKD जो होते, उसकी डेफिनेशन यही है, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ रीनल फंक्शन। वंस किडनी एक मरतबा गुर्दा खराब हो गया या सुकड़ गया गुर्दा, तो हमेशा वो किडनी श्रंक ही रहेगा। मरीज़ों का यूजुअल ये क्वेश्चन होता है कि आप अल्ट्रासाउंड दोबारा करें कि देखें साइज़ बढ़ तो नहीं रही है हमारे। इवन डायलिसिस के पेशेंट, हम कहते हैं भाई नहीं, गुर्दे अगर सुकड़ गए तो वो इरिवर्सिबल नहीं, उसके अपनी नए शेप में नहीं आएंगे। तो हकीम भी ये जो है ना मिसगाइड करते हैं लोगों को, दवाई देंगे तो आपके डायलिसिस, फिर उनको ये कहते हैं डायलिसिस भी बंद नहीं करना, ये भी कहते हैं। अच्छा। डायलिसिस भी, दे आर क्लेवर, डायलिसिस भी बंद नहीं करना और लेकिन दवाई भी खाते रहना, फिर क्रिएटिनाइन कम कराना तो आपकी कम हो जाएगी। उसको डाइट ऐसी बताएंगे, बिल्कुल प्रोटीन डाइट बंद करेंगे तो ज़ाहिर है थोड़ी क्रिएटिनाइन तो कम होगी ना, फिर कहेंगे देखो मेरी दवाई से तो आपको फ़ायदा हुआ है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो SIUT में 1000 डायलिसिस डेली होते हैं, अदीब साहब डायलिसिस बंद नहीं करा लेता, हम डायलिसिस बंद नहीं करा लेते। सही। ऐसी अच्छा सर, आखिर में बस मैसेज लेना चाहूँगी, आप ख़ासतौर पर डायबिटीज़ के मरीज़ों को जो रोज़ा रख रहे हैं और जो रोज़ा नहीं रख सकते और वो स्कोर उनका ज़्यादा है वो फिर भी रख रहे हैं, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई इस्लामिक स्कॉलर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी एक मैसेज देना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने इस्लाम में बहुत आसानियाँ पैदा की हैं और अपनी जान बचाना फ़र्ज़ है।
सबसे बड़ा फ़र्ज़ यही है, अल्लाह ताला ने अगर आपको जान दी है, आपको मुख्तलिफ़ आज़ा दिए हैं, तो आप सिर्फ इस ज़िद में आके, हमारे बहुत सारे मरीज़ ऐसे होते हैं, मैंने तो कभी नहीं छोड़ा रोज़ा, मैं कैसे छोड़ सकती हूँ, मैं रोज़ा छोड़ूंगी तो गुनाह मिलेगा। अब देखिए, इसमें हम लोग फ़ैसला करने वाले नहीं हैं, उलमा कराम फ़ैसला करने वाले हैं, हेल्थ केयर फिजिशियंस जिनकी सालों का एक्सपीरियंस मौजूद है, उन वो फ़ैसला करने वाले हैं। अगर उन्होंने सब ने मिलकर बैठ कर कोई गाइडलाइन बनाई है, वो आपकी बेहतरी के लिए बनाई है। तो अगर वो आपको मना कर रहे हैं और उसके पीछे डाटा मौजूद है, ये नहीं है कि मैं बैठे बैठे किसी मरीज़ को कह दूं अच्छा तुम रोज़ा रख लो, तुम ना रखो, तुम रख लो, ऐसा कभी नहीं होता। सही। हम भी ये बात जहन में रखते हैं कि हमारे मरीज़ को अगर मैं कोई रिकमेंड कर रहा हूँ तो उसका सवाल मुझसे भी पूछा जाएगा। तो काइंडली अगर आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड कर रहे हैं तो बेहतर है, अगर वो मना कर रहे हैं तो आप ना रखें। मेरा ये मैसेज हो। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में आने का। सर मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। थैंक यू। जिस तरह नाज़रीन बताया कि किस तरह स्कोर के लिहाज से जो है वो मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, 3 स्कोर वाले रोज़ा रख सकते हैं आसानी से, लेकिन उनका भी 1 माह पहले जो है वो टेस्ट करवाना ज़रूरी है। और जो 5 स्कोर है या 5 से ज़्यादा या 6 से 7 स्कोर है वो रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि उनकी ज़िंदगी बहुत ख़तरे में है। और अल्लाह ने हमारे लिए बड़ी आसानियाँ हमारे दीन में पैदा की हैं, तो बेहतर ये है कि वो लोग रोज़ा ना रखें। इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।